एंड्रोजेंस एंड्रोजेंस में टेस्टोस्टेरोन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमारी मेनली टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा एड्रिनल में प्रोड्यूस हो रहा होता है, स्मॉल एक्सटेंट ओवरीज भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन बनता है नॉर्मली सीरम में, हार्मोन बाइंडिंग, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ जो है ना इससे बाइंड किया हुआ होता है, और ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। ये प्रोस्टेट और मोस्ट नोटेबली जो है ना हेयर फॉलिकल्स में एक इंजाइम होता है जो इसको एक्टिव कर देता है। उस एंजाइम को कहते हैं हम रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज। तो वो इसको एक्टिव कर देता है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है और ये अपना इफेक्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना एक्जेंड्रोलोन और स्टेनोजोलोल, ये जो है ना ऐसे एंड्रोजेंस हैं जिनके एनाबॉलिक इफेक्ट है, लाइक मसल स्ट्रेंथ वगैरह इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन में पढ़ा था कि वो जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो अपने मसल स्ट्रेंथ और बॉडी बिल्ड करने के लिए ना इनको यूज़ करते हैं। तो एक्जेंड्रोलोन और स्टेनोजोलोल भी ऐसे ही है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं। ये जो है ना SAQ भी है और MCQ भी आ सकते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो यही बात है कि जो है ना वो सारे स्टेरॉइड का मैकेनिज्म सेम है कि साइटोप्लाज्म में अपने उसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और रिसेप्टर न्यूक्लियस में जाता है, फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन्स वगैरह बनती है। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट्स हमें पता है पड़ा कि जो है ना नॉर्मल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसकी मेल अपीयरेंस देने के लिए जो है ज़रूरी होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है एट द प्यूबर्टी, और इसके बाद प्यूबर्टी के बाद जो है ना ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन करने में इसका रोल होता है। और इसके अलावा जो है ना एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक हार्मोन्स भी हैं जिनका एनाबॉलिक एक्शन ज़्यादा है। इसके अलावा जो है इसकी वजह से नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन कम हो जाती है, इसकी वजह से नाइट्रोजन बैलेंस जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ मूव करते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस जो है ना पॉजिटिव हो जाता है, और ये बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है, जैसे एस्ट्रोजन का हमने पढ़ा था, मिलता जुलता है उससे। इसके अलावा जो है ना टेस्टोस्टेरोन का एक ये है कि मेल्स में कॉमन होती है मेल पैटर्न बाल्डनेस, मेल्स में बाल्डनेस कॉमन होती है, वो इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। टेस्टोस्टेरोन हेयर सेल्स पे एक्ट करता है और ना बाल्डनेस करा देता है। क्लिनिकल यूजेस में आ जाए तो जैसे हमने एस्ट्रोजन में पढ़ा था रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर, जैसे ऐसे मेल्स जो हाइपोगोनाइड्स हैं जिनके गोनाइड सही से डेवलप नहीं हुए तो उनमें देंगे हाइपोगोनाइडिज्म में। इसके अलावा जो कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी हैं इनमें कुछ जो इनको वेट गेन के लिए देंगे, वो पेशेंट जो इनमें वेस्टिंग सिंड्रोम हो गया, बहुत ज़्यादा वेस्टिंग हो गया, लाइक एड्स के पेशेंट्स वगैरह। इसके अलावा एथलीट्स वगैरह भी इसको यूज़ करते हैं अपना मसल का स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाने के लिए। टॉक्सिसिटी में ये है कि अगर एंड्रोजेंस फीमेल्स यूज़ कर रही हैं, लाइक फीमेल बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रही हैं, या फिर तो फीमेल्स में अगर आ देंगे विरिलाइजेशन होता है फीमेल्स में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना, लाइक हेयर सुटिज्म हो जाएगी जिसमें बहुत ज़्यादा बाल ग्रो कराएंगे, इलाज क्लिटोरिस हो जाएगा, डीपन वॉइस, भारी आवाज़ हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाएगी। और अगर ऐसी फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है और वो एंड्रोजेंस यूज़ कर रही हैं तो उनका जो फीटस होगा, फीटस पे इफेक्ट आएंगे, उसमें विरिलाइजेशन हो जाएगी। इसके बाद जब कि अगर मेल्स यूज़ करें तो मेल्स में उलट इफेक्ट और मेल्स में फेमिनाइजेशन होगी, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने शुरू हो जाएंगे, लाइक टेस्टिकुलर स्ट्रिंग, गैनिकोमेस्टिया, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी और इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पॉलीस्टैटिक जॉन्डिस भी कराते हैं और लिवर डैमेज भी कराते हैं। इसके बाद है एंटी एंड्रोजेंस में सेम वैसा ही है, या तो रिसेप्टर इनहिबिटर है या फिर सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। ठीक है, तो रिसेप्टर इनहिबिटर में फ्लूटामाइड है, फ्लूटामाइड रिसेप्टर पैदा करते हैं और एक्ट करते हैं और एंटागोनाइज करता है, जिसकी वजह से जो है ना एंडोजिनस जो एंड्रोजेंस होते हैं उनका इफेक्ट कम हो जाता है, और इसको हम प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में यूज़ करते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन है, स्पाइरोनोलैक्टोन भी पोटेशियम स्पेरम ड्रग भी है, एंड्रोजन को भी इसका एंटागोनाइजिंग इफेक्ट होता है। ये फीमेल्स में हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ है, क्योंकि हिर्सुटिज्म एंड्रोजेंस की वजह से ही हो रही है। इसके बाद 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, 5-अल्फा रिडक्टेज मैंने बताया कि जो है ना ये DH3 में कन्वर्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में। तो ये मोस्टली ये जो एंजाइम होता है हेयर फॉलिकल्स में होता है, प्रोस्टेट सेल्स में होता है। तो इस एंजाइम का इनहिबिटर है फाइनेस्टेराइड। ठीक है, फाइनेस्टेराइड इस वजह से इसको BH3 में यूज़ करते हैं और जो है ना हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो करा रहा होता है, हेयर लॉस करा रहा होता है, और जो है ना टेस्टोस्टेरोन की इफेक्ट की वजह से जो है ना प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी होता है, लाइक प्रोस्टेट पे उसको स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है ना। इसके बाद है डूटास्टेराइड वगैरह, उसकी लॉन्ग हाफ लाइफ है, ये मैंने बता दिया था। अब COC है कॉम्बाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स,
तो ये फीमेल्स में एंड्रोजन इंड्यूस हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ होंगी, क्योंकि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जो हम एस्ट्रोजन देंगे वो सीरम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ ज़्यादा बाइंड कर लेगा, जिसकी वजह से एंड्रोजन जो है ना फ्री फिरते रहेंगे हमारे ब्लड में और टिश्यूज़ पे जाके एक्ट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से जो है ना हिर्सुटिज्म ट्रीट हो जाएगी। इनहिबिटर ऑफ स्टीरॉयड सेंसेस, स्टीरॉयड सारे स्टीरॉयड जितने भी हैं उनके सेंसेस को ब्लॉक करता है कीटोकोनाजोल, ठीक है। इसको स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर में जो है यूज़ किया जाता है। अब हम एक ओवरव्यू लें एंटी एस्ट्रोजन और एंटी प्रोजेस्टेरोन और जो है ना एंटी प्रोजेस्टिन और एंटी एंड्रोजेंस का, तो इनके यूजेस का। तो हमने पढ़ा कि जो एंटी एस्ट्रोजेंस हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में और ना पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोफिलैक्सिस में यूज़ होंगे, उसको ट्रीटमेंट में यूज़ होंगे। ट्रीटमेंट में रेलॉक्सिफिन और प्रोफिलैक्सिस में जो है ना बेज़ोडॉक्सिफिन यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने एनोवुलेशन का भी पढ़ा, क्योंकि फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है, वो क्लोमिफेन का आपने याद रखना, ये यूक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायवा में भी पूछते हैं। इसके बाद डायनाजोल का हमने पढ़ा कि फिब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियोसिस वगैरह में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने एंटी एंड्रोजेंस का क्या पढ़ा था कि एंटी एंड्रोजेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये BHP में यूज़ हो रहे हैं या एडवांस प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में यूज़ हो रहे हैं या फिर ना प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा हमने इसका पढ़ा कि जो है हिर्सुटिज्म को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होते हैं फीमेल्स में, और इसमें कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो अब हम देखें कि प्रोस्टेट जो हाइपरप्लेजिया कैंसर उनमें कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। तो तरतीब से देखते हैं। जो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है उसमें रिडक्टेज इनहिबिटर यूज़ करेंगे, कार्सिनोमा में रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेंगे, और जो एडवांस प्रोस्टेट कार्सिनोमा होगा उसमें कीटोकोनाजोल को जो है ना सारे स्टीरॉयड्स के को ना इनहिबिट करेंगे, ठीक है।